So good afternoon. We'll start with discussion of home assignment number 12. Home assignment number 12 में पहले आपको दो करेक्शंस करने हैं. सबसे पहला करेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना उसका ऑप्शन ए जो है उसे 20 करना है. होम असाइनमेंट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 8 उसका आंसर ए जो है उसे 20 ऑप्शन कर लेना है. और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 300 कर लेना है. सो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डाउट में पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखो. इट्स गिवन N2O5 decomposes into NO2 and O2 initially T equal to 0, 1 mole of N2O5 and 2 moles of NO2 are present. Then आपको सारी चीजें एक एक रिलेट करनी है ना. So let's start with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इट गिव्स यू N2O5 gives NO2 plus O2. ये आपकी इक्वेशन है. तो पहले से बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 2N2O5 4NO2 and O2. सर क्वेश्चन दिखा दीजिए. क्वेश्चन दिख तो रहा है सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा. N2O5 डिकम्पोज होके 4NO2 plus O2 बन रहा है. ठीक है यहाँ तक. अब उसने बोला हुआ है कि T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल गिवन है. हेलो. और O2 का अपने पास सर स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा. 2 मोल्स गिवन है. सर आप कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? N2O5 से 4NO2 plus O2 बन रहा है. 1 मोल ऑफ N2O5 गिवन है, 2 मोल्स ऑफ O2 गिवन है. उसने बोला है T इक्वल टू T1 पे वेट ऑफ NO2 इज 46 ग्राम, देन वेट ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी 36 ग्राम. तो आप देखो अगर इसका 1 मोल ग्राम रिएक्ट है, उसमें से कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, तो उसने बोला अगर 1 मोल में से कुछ X रिएक्ट करा. स्क्रीन फ्रोजन है. सर स्क्रीन में कुछ सर स्क्रीन फ्रोजन है. फ्रोजन है हमारे पास से तो क्लियरली विजिबल है. आप लॉग आउट करके लॉग इन करो दोबारा. आप एक ही ऑप्शन है आपके पास. अगर किसी एक केस में विजिबिलिटी की किसी के प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. सर किसी के में नहीं आ रहा. एक बार फिर से ट्राई करता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो N2O5 का 1 मोल दे रखा है, ऑक्सीजन के 2 मोल्स दे रखे हैं. अब T इक्वल टू T1 पे कुछ भी रिएक्शन हो रही है जो हमें नहीं पता, तो T इक्वल टू T1 पे उसका 1 माइनस X मोल हुआ, तो इसके 2X मोल फॉर्म होंगे और इसका X/2 मोल फॉर्म होगा. राइट. अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर NO2 46 ग्राम है तो हम इससे 2X की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले. तो 2X into molecular mass of NO2 is 46. और ये अगर 46 ग्राम गिवन है तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0.5. तो इसके हिसाब से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आना चाहिए वो 0.5 by 2 मतलब 0.25 हो गया. तो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा दैट विल बिकम 2.25. और अगर इसका मास निकालेंगे तो 2.25 into 32 करेंगे. इसको सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ रहा है. चेक करिए फटाफट एक बार जल्दी से. उसने बोला है T इक्वल टू T1 if weight of NO2 is 46 ग्राम, then weight of oxygen is 36 ग्राम. ये आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है. 64 से ऊपर 6 वेट आएगा तो ये 36 हो ही नहीं सकता. ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. फिर उसने लिखा है T इक्वल टू T1 weight of N2O5 is 54 ग्राम, then weight of NO2 is 46 ग्राम and weight of oxygen is 144 ग्राम. तो ये भी ऐसे ही चेक करो. अब उसने बोला हुआ N2O5 54 ग्राम है और NO2 46 ग्राम है, तो उसका मतलब X की वैल्यू 0.5 है. तो यहाँ से मोल्स ऑफ N2O5 निकालेंगे अगर ऑप्शन बी के लिए, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा. और 0.5 मोल का मास निकालोगे तो 0.5 into 108 करेंगे
तो 54 ग्राम आ जाएगा। ये तो मैच कर रहा है। एक बार ऑक्सीजन और चेक करिए, मेरी समझ से ऑक्सीजन नहीं मैच करेगा। अब 32 इंटू 2.25 सॉल्व करके एक बार देख लीजिए कितना आ रहा है। सर 72 आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो 144 नहीं बन रहा है, ये वैल्यू 72 ग्राम आ रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया तुरंत। इसके बाद ऑप्शन सी में लिखा है T equal to T1 weight of NO2 is 69 ग्राम, then weight of oxygen at T equal to T1 is 76 ग्राम। ये फिर से चेक कर लो। सी ऑप्शन के लिए अगर हमारे पास NO2 का वेट 69 ग्राम है, तो उसको नई वैल्यू कुछ भी मान लो, y फिर से सपोज करो, ठीक है। तो 2y इंटू 46 की वैल्यू अपने पास 54 दे रखी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है। लगभग 0.58 मोल्स वन समथिंग आ जाएगा। नहीं 69 ग्राम है, सॉरी इट्स गिवन 69, तो उसको 69 के इक्वल करो। यहाँ से y बताओ कितना आ रहा है। यहाँ से y की वैल्यू 0.75 आ गई। 0.75 यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 0.75/2। तो यहाँ से अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो दिस बिकम्स 2 प्लस 0.75/2 इंटू 32। ये सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। अगर ये 76 आ जाएगा तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सर हम लोगों को हर एक पार्ट मतलब सॉल्व करके देखना होगा क्या? बिल्कुल, हर पार्ट सॉल्व करके देखना पड़ेगा। उसका आंसर 76 ग्राम आ जाएगा। यस सर। इसी तरीके से लास्ट पार्ट डी चेक करेंगे। क्या बोल रहा हूँ? जैसे यार हम लोगों को आंसर जैसे पता नहीं सर, हम लोग मतलब फिर क्या बात, जैसे आंसर नहीं पता तो हम लोग कौन सा आंसर उसे करेक्ट मानेंगे? सब चेक करेंगे, पहले ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी। जो आंसर आएगा वो मार्क करेंगे। मैंने पहले ऑप्शन ए चेक करा, वो इनकरेक्ट आ गया। ऑप्शन बी चेक करा, वो भी इनकरेक्ट आ गया। ऑप्शन सी चेक करा, वो करेक्ट आ गया। अभी ऑप्शन डी भी चेक कर लो ऐसे, ठीक है। आईआईटी के पेपर में मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, वहाँ शॉर्टकट नहीं लगता। सर मेंस में भी आता है सर। इसका बी पार्ट कैसे किया है? कौन सा डी पार्ट ना? डी पार्ट में मास चेक करो। ऑक्सीजन का मास 76 ग्राम है, NO2 का 69 ग्राम है, N2O5 और चेक कर लो। इसी का डी पार्ट अगर चेक करेंगे तो मास ऑफ N2O5 निकालना होगा। तो N2O5 के मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस 0.75 इंटू 108। ये मास निकालिए कितना आ रहा है। 27 ग्राम आ गया। आप सबके मास निकाल लो। मास ऑफ N2O5 प्लस मास ऑफ NO2 प्लस मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 27 प्लस 69 प्लस 76। ये चेक करो कितना आ रहा है। ये एग्जैक्टली 172 ग्राम आ रहा है और क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटर है, तो ये रॉन्ग हो गया। उसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हमने t इक्वल टू t1 लिखा था, यहीं पे t इक्वल टू 2t2 और चेक कर लो एक बार। t इक्वल टू 2t2 अगर लिखेंगे, ये 1 माइनस y लिखा हुआ है, इसको 2y लिखा है, इसको y/2 लिखा है। तो जिस भी टाइम पे चेक करना उस टाइम पे प्रॉपर्ली लिख के सॉल्व। ठीक है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए सर। पहले 2 बता दीजिए। 2 में लिखा है फॉर रिएक्शन 2a प्लस b gives 3c प्लस d, टोटल वेट एंड टोटल मोल्स वैरी विद टाइम। तो देखो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है तो टोटल वेट तो वैरी कर ही नहीं सकता। तो फर्स्ट पार्ट गलत हो गया। सेकेंड पार्ट में लिखा है वेट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। सारे रिएक्टेंट्स के वेट कांस्टेंट रहेंगे, टोटल वेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए रिएक्ट कर रहा है, बी रिएक्ट कर रहा है, सी बन रहा है, डी बन रहा है। ए का मास कम होगा, बी का मास कम होगा, सी का मास इंक्रीज करेगा, डी का मास इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब सारे रिएक्टेंट्स के मास कांस्टेंट नहीं हो सकते। लास्ट टाइम में लिखा है टोटल प्रेशर इंक्रीजेस विद टाइम व्हाइल टोटल वेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल वेट तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट जो प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। प्रेशर डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
तो आप ध्यान से देखो 2 मोल ए और 1 मोल बी रिएक्ट करने के बाद 3 मोल ऑफ सी और 1 मोल ऑफ डी बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स पहले हमारे पास 3 है और बाद में 4 हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब गैसियस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो टोटल वेट तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये ठीक हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इट इज गिवन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस विद टाइम। तो मोलर मास डिपेंड्स ऑन एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सी डी के रिएक्टेंट क्योंकि आपका टोटल मास कांस्टेंट है। अगर ध्यान से देखो तो टोटल मास तो कांस्टेंट है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर देखेंगे तो पहले हमारे पास 2 और 1 3 मोल थे, बाद में 4 मोल हो गए। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे और टोटल मास कांस्टेंट है तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपने दिया डी है एक्चुअली। हां, इसका आंसर सही कर दो। इसका आंसर सी होगा। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी करिए। और क्वेश्चन नंबर 2 योर आंसर मस्ट बी सी। समझ तो गए ना? प्रेशर वाली बात समझ में आ गई? फिर से बताओ। देखो अगर प्रेशर वाला पॉइंट नहीं समझो तो बता दे रहा हूं। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास 2a + b गिव्स 3c + d है। तो यहाँ देखो एक्चुअली में कितने मोल रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल। और यहाँ एक्चुअली में कितना मोल बनेगा, 4 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन में। यस सर। और अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी कर लीजिए। सर वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी सर। हाँ, वॉल्यूम तो कंटेनर में फिक्स है, वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा? गैसेस को आप जिस कंटेनर में लेते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम तो गैस का वॉल्यूम होता है। कंटेनर वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा? हम गैसेस को जिस कंटेनर में फिल करते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम तो गैस का वॉल्यूम होता है। कंटेनर वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? ठीक है। अच्छा अब अगर एक और चीज समझनी है तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास इनटू मोलर। अगर हमें किसी सब्सटेंस का मास लिखना होता है तो ये मोल्स इनटू मोलर मास होता है। अब देखो मास कांस्टेंट है और मोल इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली मास कांस्टेंट और मोल इंक्रीज कर रहा है तो मोलर मास डिक्रीज करेगा। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। इसलिए आंसर डी रॉन्ग है। ठीक है। Then you ask question number 4. Question number 4 में लिखा है LPG cylinder contains mixture of butane and isobutane and the formula is given। तो आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर मास हमारी समझ से सेम है, तो चेक करो एक बार जल्दी से। और ये ब्यूटेन की जगह ब्यूटेन कर लीजिएगा। चेक द मॉलिक्यूलर वेट फॉर बोथ द सब्सटेंसेस, सेम है ना? यस सर। बस तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व। तो इसका अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे तो मेरी समझ से C4H10 बन रहा होगा। ध्यान से देखो एक बार चेक करो। सर आइसोमर्स का तो मॉलिक्यूलर वेट सेम ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, वही चेक करा ना, इसीलिए फॉर्मूला दिया हुआ। तो आप दोनों का फॉर्मूले से मास चेक कर लो पहले। C4H10 फॉर्मूला बन रहा है। यस तो सर। कंबशन चाहे हमारा ब्यूटेन का हो और चाहे आइसोब्यूटेन का, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। 4CO2 5 वाटर और ये 13/2 ऑक्सीजन आ जाएगी। पहले देखो इक्वेशन बैलेंस कर लिया आपने। ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो या फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करके भी बैलेंस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपको ऐसे बैलेंसिंग अच्छी नहीं लग रही तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। सो यू मे राइट इट एज 2 13 8 and 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, वो अपना लिखने का तरीका, उससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि हमारे पास टोटल 1 kg मास है, तो अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बताइए कितना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C4H10? 58। इतने मोल हो गए। अब रिएक्शन में उसने पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पता है, ये 2:13 है। तो अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 13 मोल रिएक्ट करेंगे। 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 13/2 रिएक्ट करेगा, और 1000/18 मोल रिएक्ट करेंगे तो 13/2 into 1000/58 मोल बनेगा। और फिर आपसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है,
मोल्स का मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाई कर दो फिर से, इसको सॉल्व करके आंसर बताना, इतने ग्राम्स आंसर आएगा, इसको केजी में रिपोर्ट कर दीजिएगा। एक बार आंसर चेक करिए फटाफट सारे लोग। आ रहा है सर। सर मेरा 3.7 kg आ रहा है सर। 3.580 है, एक बार कैलकुलेशन सही से चेक करो। सर 3.58 kg 3586 आ रहा है, 3586 हाँ, उतना ग्राम। राउंड ऑफ उतना कर सकते हैं। 2 प्लेस डेसिमल के बाद आप राउंड ऑफ कर सकते हो, इवन 1 प्लेस के बाद भी राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन देखो ना 2.7, 1.8, 3.5, 4.5 है, तो राउंड ऑफ करके निकालोगे तो 3.580 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ के बाद कौन सा क्वेश्चन? आफ्टर फोर्थ 8th क्वेश्चन। 8 से पहले तो नहीं पूछना किसी को भी सर क्वेश्चन नंबर 8 से पहले तो नहीं पूछना, 8 तो मैंने आंसर करेक्ट करा दिया, बस ए करना है। सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है व्हेन अमोनिया गैस डिसोसिएट्स इनटू रिजिड कंटेनर वेट ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अमोनिया की रिएक्शन लिखो पहले डिकंपोज करके, तो ये बनेगा 2NH3 gives N2 + 3H2, ये इक्वेशन है। पहले पार्ट में लिखा है वेट ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस विद टाइम, ये तो गलत हो गया क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा रिएक्शन। प्रेशर ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस विद टाइम, ये भी गलत हो गया क्योंकि रिएक्शन जब रिएक्ट करेगी तो अमोनिया का मोल कम होगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा। टोटल प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस विद टाइम, तो इसमें देखो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 मोल है और बाद में 4 मोल बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ये भी पार्ट गलत हो गया। मोल्स ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस विद टाइम, ये ठीक है। ठीक है, सर क्वेश्चन 4 में जो 13/2 × 1000/58 किया वो एक बार बता दीजिए सर। बेटा 2 मोल ब्यूटेन से रिएक्ट करने के बाद 13 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखो, बस सिंपल एक ही तरीका है उसका। 2 मोल्स ऑफ C4H10 से 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 13/2, तो 1000/58 से कितना रिएक्ट करेगा? 13/2 × 1000/58। ठीक, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो जाएगा। 8 में बस केवल आंसर करेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के MgO बनाना है, इसको बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन हो गई। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, सो 12/24 ये इसके मोल हो गए, तो इसके 0.5 मोल आ जाएंगे और इसका मास लिखोगे तो 0.4 × 40 करेंगे, 20 ग्राम सर 20 है सर। आंसर सही कर लीजिए बस। सर 5 बता दीजिए। बेटा सब सीधे सीधे क्वेश्चन आप बैलेंस करके नहीं लिख रहे हो, उसका मतलब आपने पिछला असाइनमेंट फिर ठीक से करा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द वेट ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 बाय द रिएक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम विल बी। पहले इक्वेशन बैलेंस करके लिखो, Fe + H2O gives Fe3O4 + हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस करो तो 3 आयरन हो गया, पहले 4H2O हो गया और 4H2 हो गया। 4H2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब उसने बोला वो 18 ग्राम ऑफ स्टीम, तो इसका 18 ग्राम है, मोल कितना हो गया? 1 मोल। इसके 4 मोल से 4 मोल हाइड्रोजन बन रही है। उसने पूछा था वेट ऑफ आयरन व्हिच इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, तो इसके रिएक्शन देखो किस रेशियो में चल रही है? 3:4। इसके 3 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो आयरन के मोल्स कितने हो जाएंगे? सर 0.75। बस 4 मोल से 3 मोल रिएक्ट करेगा, 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 3/4, 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 3/4 मोल। 4 से 3, 1 से 3/4, इसके 3/4 मोल आ गया। इसका मास पूछा गया शायद आपसे, बस 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 42। तो यहाँ से मास ऑफ आयरन जो लिखेंगे वो आएगा 3/4 × 56, 42 ग्राम आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। सर लोग फिफ्थ हुआ सर, जो हम लोग फिफ्थ वाला जी सर आपने क्या बोल रहे हो? जो आपने सर फिफ्थ वाला सर क्या मतलब सर इसे एक इस तरह से और कर सकते हैं सर, जैसे 3 Fe56 तो 3 × 56 करा सर, 3 × 56 करा दिया। वैसे नहीं करना बेटा, आपको पहले इतनी बार
एक मिनट, इतनी बार बता चुका हूँ, क्लास 9th वाली टेक्निक नहीं लगानी है, एक दो सवाल सॉल्व हो जाएंगे फिर आप परेशान हो गए। हर सवाल के लिए नया तरीका नहीं याद कर सकते भाई। बोल का तरीका सिखाया, बोल का तरीका अप्लाई करो। आप 9th वाली टेक्निक नहीं छोड़ना चाहते हो, आपको लग रहा है वो बहुत आसान है तो करते रहो। अभी आगे वाले सवालों में परेशान होगा तो मैं फिर कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको मोल कॉन्सेप्ट से सीखना है, तो आप सीखना ही नहीं चाहते हो। अभी वही कर रहे हो, 3 into 56 से 4 into 30 18 रिएक्ट कर रहा है तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा। यूनिटरी मेथड लगेगा बट सब सवालों में नहीं लगेगा। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो बेटा, 9th क्लास पास हो गए आप, 10th क्लास भी निकल गया आप, 11th क्लास में, तो आगे वाला तरीका सीखो ना। आई नो कि मास से सॉल्व हो जाएगा बट आई नॉट प्रमोट दैट प्रैक्टिस बिकॉज उससे आगे के सवाल नहीं सॉल्व होंगे, तो मैं क्यों वैसे बताऊं। आप 3 into 56 से रिएक्ट करा के 4 into 18 करा लोगे, फिर 1 से कराओगे, फिर आगे सॉल्व करोगे, इट्स ओके, पर बनेगा सवाल, ये आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करा नहीं आएगा, बट हमें ऐसे नहीं सीखना है क्योंकि हमें आता है और इससे हमारे आगे के सवाल नहीं सॉल्व होंगे। आपको बहुत सारे सवाल अब तक सिखा चुका हूँ, लिमिटिंग रीजन बता चुका हूँ, अब वो नहीं सॉल्व होगा तो मैं क्यों वैसे सिखाऊं। सो फॉलो अ टेक्निक जो सिखा रहा हूँ, क्योंकि उससे आपका आगे का काम बनना है, ठीक है ना। तो जो चीज हमने पहले सीखी है वो पहले ही यूज होती थी, अब आगे की चीज सीख रहे हैं तो एडवांस लेवल सीखनी है, तो आगे की हायर चीज सीखो। तरीका वो भी है, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, बट वो इसी तरह के छोटे सवालों में आएगा, बड़े सवालों पर आप पहुंचोगे पास और फिर उसमें बहुत टीडियस जॉब हो जाता है, इतना सपोर्टिंग करना होता है। 10th क्वेश्चन लिखा है 0.42 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड 0.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन स्ट्रांगली हीटेड, व्हाट इज द क्वांटिटी लेफ्ट। तो देखो आपके पास एक सब्सटेंस है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। दूसरा सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो इससे भी CaO और CO2 बनेगा। आपको इसका 0.42 ग्राम दे रखा है, इसका 0.5 ग्राम दे रखा है। दोनों को स्ट्रांगली हीट करा तो पहले दोनों के मोल्स निकाल लो। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने? सर 0.005 मोल्स। ये 84 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 100 आएगा, तो इससे जो मास बनेगा वो बनेगा 0.42 by 84 और इसके मोल्स बनेंगे 0.5 by 100। तो मास ऑफ रेजिड्यू अगर लिखेंगे CaO plus MgO अगर लिखेंगे हम लोग एक साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.42 upon 84 into 40 प्लस 0.5 by 100 into 56। इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए, ठीक है। करा किसी ने? फाइनल आंसर आ रहा है ना? Yes, sir. 0.8. 10th के बाद यू आस्क क्वेश्चन नंबर 12। टेंथ का सॉल्व हो गया, 0.8 ग्राम आ रहा है ना, परफेक्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है। बेरियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो उससे BaO और CO2 बनेगा। हमारे पास इसका 9.85 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास बताओ बेरियम कार्बोनेट। 197. 197 197 ये इसके मोल हो गए, तो उससे जो CO2 के मोल बनेंगे वो भी 9.85 by 197 मोल आ जाएगा। और यहाँ से मास ऑफ CO2 पूछा या वॉल्यूम पूछा है तो बस 22.4 से मल्टीप्लाई। अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन होती है तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में रिपोर्ट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 अगर रिपोर्ट करना होगा तो 9.85 by 197 into 22.4, या क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, इट्स बेटर। वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained by complete decomposition of this, obtained के बाद लिख लो at 1 atmosphere 273 केल्विन। क्योंकि गैसेस के प्रेशर टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए, नहीं मेंशन होता है तो हम लोग 1 atmosphere 273 पे रिपोर्ट कर देते हैं कई बार। इसका आंसर चेक करो, किसी का आ रहा है प्रॉपर? Yes, sir. 1.12. ये सर 1.12 लीटर। सर आप एक बार 10th क्वेश्चन में जो आपने into 40 मल्टीप्लाई किया वो एक बार दिखा दीजिए सर। मोलर मास से मल्टीप्लाई किया बेटा, बस और कुछ नहीं किया। ओके सर, ओके सर जो मास आया, मोल्स आए 0.42 by 84, मोलर मास ऑफ MgO is 40, मोलर मास ऑफ CaO is 56। ठीक है, 12th के बाद और कोई बताना है? ये सारे हो गए। 12th के बाद 15th पूछा है आपका।
12th के बाद क्वेश्चन नंबर 15. It's given 3 moles of gas C2H6 is mixed with 60 gram of this gas. 3 moles of gas C2H6 is mixed with 60 gram of this gas and 2.4 into 10 to the power 24 molecules of gas is removed. So leftover gas is combust in presence of excess of oxygen. तो पहले moles निकालने हैं आपको. तो आपका C2H6 गैस है, उसके 3 मोल है आपके पास, उसमें से इसका 60 ग्राम और ऐड किया हुआ है, तो 60 अपॉन मोलिकुलर मास बताओ उसके कितने होगा? C2H6 का मोलर मास 30. इतने मोल आपने ऐड किए और उसमें से 2.4 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, इतने मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो पहले जितनी भी क्वांटिटी दी है सबको मोल्स में कन्वर्ट करो. 3 मोल तो डायरेक्ट मोल है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं. तो 3 मोल गैस है, उसमें 60 ग्राम ऐड करा, तो 60 ग्राम इज इक्वल टू 60/30 मोल्स, और 2.4 into 10 power 24 मोल सब्ट्रैक्ट करा, तो दिस इज 2.4 into 10 power 24 by 6.02 into 10 power 23. इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद 1 मोल आ जाएगा मेरी समझ से. आप पहले इतना सॉल्व करके देखिए एक बार. तो बीच में 2 मोल आ रहा है और लास्ट में शायद 4 मोल आएगा, तो 3 + 2 - 4 करेंगे तो 1 मोल आ जाएगा. ये चीज जल्दी चेक करिए एक बार. आ रहा है सर -1/2. -1/2. 3 + 2 - 4 बन रहा है ना, सॉल्व तो करो ठीक से. सर 1. बना गया, ठीक है. तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. ऑप्शन बी में लिखा है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबशन इज दिस. तो उसका कंबशन करो पहले. C2H6 प्लस O2 gives CO2 and water. फिर इसकी इक्वेशन बैलेंस करो फटाफट. सो फ्लूइड बैलेंसिंग बताएगा कोई? 4 आ रहा होगा और 11 देखिए बैलेंस होते. यस सर, यस. बैलेंस करने के बाद वो बोल रहा है कि इससे आपको CO2 का वॉल्यूम लिखना है, तो इसका हमारे पास अगर 1 मोल है तो इससे जो CO2 बनेगा वो 2 मोल्स बनेगा, और वॉल्यूम ऑफ CO2 लिखेंगे तो 2 into 22.7 लिखेंगे, तो 45.2 लीटर आ जाएगा. नहीं आएगा 45.4 आ रहा है सर. तो उसको सही करना पड़ेगा, या तो आंसर से हटा दो या इसको करेक्ट कर लो. ये 45.4 होना चाहिए था. ठीक है, मेक इट करेक्ट. 45.4 कर लो या तो, या ऑप्शन में से बी हटा दो. बट वो चूंकि राउंड ऑफ है तो उतना ही क्लोज कर लो, ठीक रहेगा. मेक इट 45.4 लीटर्स. अगले पार्ट में लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड. तो अगर ऐसे ही वाटर के मोल्स लिखेंगे तो वाटर के मोल कितने बनेंगे? 3 मोल्स. तो इसका मास लिखेंगे तो 3 into 18 54 ग्राम आ जाएगा. ये भी करेक्ट हो गया. एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन द कंबशन इज एट STP इज 159 लीटर. तो यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अगर निकालेंगे तो 3.5 मोल आ जाएगा. 2 मोल से यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, 2 से 7 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 से 3.5 रिएक्ट करेगा. अब इसका वॉल्यूम अगर रिपोर्ट करना है तो 3.5 into 22.7 करिए, कितना आ रहा है बताइए. कर रहा है मैचिंग? सर 159 तो नहीं आएगा. हाँ 159 तो नहीं आएगा बिल्कुल. 59. हाँ तो नो नीड टू कैलकुलेट. अगर आपको ऐसे एकदम करेक्ट पता चल जाना तो नो नीड टू कैलकुलेट. ये 79.45 लीटर्स आएगा. अभी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसलिए सारी बात बता रहा हूँ, अदरवाइज आप ऑब्जर्वेशन से समझ जा रहे हो 159 नहीं आएगा तो तुरंत अगले आगे क्वेश्चन पे पहुंचना होता है. ऐसे ही स्पीड बढ़ानी होती है. ठीक है, 15 तक हो गए. देन यू आर 17 का आंसर 3 करना है, मतलब 300 कर लो आपके हिसाब से. करूं सॉल्व या कर लोगे? 13 बताते हैं एक बार. तो 17th क्वेश्चन में देखो क्या करना है. लेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज x. तो x का 8% हम लोगों को 24 के इक्वल कर देना है.
यहाँ से x की वैल्यू 300 है। इसके बाद आपने पूछा 19 13 बता दीजिए। 13 13 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है a 100 ml mixture of CO and CO2 is passed through a tube containing red hot charcoal. The volume is now becomes 160 ml. The volume are measured under the same conditions of temperature and pressure. Among the following, select the correct statement. तो देखो अगर हम कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो किसकी रिएक्शन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये रिएक्शन हो जाएगी। CO2 will react with carbon will form 2CO. ठीक है, और दूसरी रिएक्शन में CO2 है। तो हमारे पास 100 ml मिक्सचर है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं लेट CO इज VmL, तो CO2 इज 100 माइनस VmL। तो अगर ये हमारे पास 100 माइनस VmL है तो इसकी रिएक्शन का CO कितना बनेगा? 2 टाइम्स 100 माइनस VmL। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। तो यहाँ से अगर टोटल वॉल्यूम अभी लिखेंगे तो इट विल बी V प्लस 2 टाइम्स 100 माइनस V, और ये अपने वॉल्यूम है 160। यहाँ से सॉल्व करके V निकालिए एक बार, इसमें से 40 ml आ जाएगा। तो अगर V 40 ml आ गया, इसका मतलब CO जो है वो हमारे पास 40 ml है और CO2 जो है वो 60 ml है। तो मोल परसेंटेज ऑफ CO2 60 हो गया, ये करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO जो है वो 0.4 हो गया, ये भी सही है। मिक्सचर कंटेन्स 40 ml ऑफ CO2, ये गलत हो गया। मिक्सचर कंटेन्स 40 ml ऑफ CO, ये सही हो गया। इसका आंसर A, B, D होगा। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन पता नहीं थी खुद से, CO2 plus C is equals to 2CO, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बेटा चारकोल से रिएक्शन लिखनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्ट करेगा ही नहीं चारकोल से, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिएक्ट ही नहीं करेगा चारकोल से। नहीं सर, वो पता है, बट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चारकोल जैसे कार्बन ही होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इक्वेशन नहीं पता थी। तो ऐसे तो नहीं कर सकते थे सर। अब मतलब ये तो ऑब्वियस है क्योंकि CO तो न्यूट्रल गैस होती है, तो उसकी तो रिएक्शन होती नहीं है। CO2 रिएक्ट कर सकता है, उसको रिएक्ट करा दिया। अब CO2 का C से रिएक्शन लिखोगे तो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, CO और क्या लिख सकते हैं। अगर इक्वेशन का आइडिया नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल करेक्ट पिक्चर है, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट। इसके बाद आपने पूछा 19 में लिखा है कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 194 if it contains 28.9% by mass of nitrogen, the number of nitrogen atom in one molecule of caffeine। ये भी सीधा क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, पहले आप नाइट्रोजन का मास निकाल लो। सो दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन ले लिया आपने, तो अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन ले लिया आपने, उसका मास 194 होगा, उसका 28.9% निकाल लो, ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। अब इसके मोल्स निकाल लो सीधे से। इसको सॉल्व करके बताइए। 4 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। 4 आ जाएगा तो वही आंसर होगा। समझ आया ना? पहले आपने 1 मोल कैफीन मान लो, 1 मोल कैफीन में कितना नाइट्रोजन का अमाउंट है वो निकाल लिया और उसके मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मोल कैफीन के अंदर 4 मोल नाइट्रोजन है, तो उसका मतलब 1 मॉलिक्यूल कैफीन में 4 नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। हम 1 मोल कैफीन ले रहे हैं तो उसमें 4 मोल नाइट्रोजन है, उसका मतलब फॉर्मूले में N4 हो रहा होगा।
तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 करना है तो उसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट लगा दो। सर उसमें भी 4 आ रहा है। सो लेट सेम लॉजिक इसमें भी बिल्कुल सॉल्व करना है। 4 आता है। एक हीमोग्लोबिन के मोल ले लो, सर हो जाएगा सर। 59,6000 में 0.25% सॉल्व कर दो, ये आपका मास ऑफ आयरन आ जाएगा, यहाँ से मोल्स ऑफ आयरन निकालो। इसको सिंपलीफाई करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये भी 4 ही आना चाहिए मेरे से। सर 4 आ रहा है 224/56। उसके बाद आपके होम असाइनमेंट नंबर 13 पे आ जाओ। सर प्लीज सर क्वेश्चन नंबर 14 आंसर। मैं कौन सा बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 14 तो है नहीं, 10 तक ही क्वेश्चन है। सर असाइनमेंट 12 ये तो खत्म हो गया, इतना पीछे चलते हो बैकलॉग में। हम 12 खत्म करके 13 पहुंच रहे हैं, तब तुम फिर 12 बोल रहे हो। 12 में कौन सा 14 एक बार में लिखो तो फटाफट बताते चलो। 14th क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ClO3 oxygen produced by the decomposition of KClO3 is used for the complete combustion of C3H6 according to the following equation. If 54 gram of liquid water is recovered, then तो पहली इक्वेशन है हमारे पास, देखो 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। दूसरी इक्वेशन है C3H6 plus 9/2O2 gives 3CO2 plus 3 water। उसने बोला हुआ ये 54 ग्राम मिल रहा है, तो 54/18 मतलब 3 मोल। तो अगर 3 मोल वाटर बन रहा है, इसका मतलब 3 मोल CO2 बन रही होगी। 4.5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और इसके तो 3 मोल अगर वाटर बन रहा है तो 3 मोल CO2 भी बन रहा है। तो इसका मतलब अगर 3 मोल वाटर बन रहा है तो 3 मोल CO2 बनेगा, इसका 4.5 मोल बनेगा, रिएक्ट करेगा, और इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। इतना समझ आया पहले? अब ऑक्सीजन अगर 4.5 मोल है यहाँ पे, तो 3 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए इसके लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 1 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 3/2, तो इसके हमें 3 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन चेक कर लो। पहला पूछा है मिनिमम मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड इज 3, ये करेक्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज 68.1 in कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे। मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबस्ट इज 42 ग्राम, तो उसका मास निकाल लो एक बार। उसका मास तो आ जाएगा 1 into 42 दिए तो 42 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब उसका ऑप्शन ए और डी तो करेक्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट इमेज से STP या MTP होना चाहिए था कुछ। बट सर 68.1 क्या होगा? हाँ 68.1 क्या होगा सर? मिसप्रिंट है एक्चुअली में, यहाँ पे होना चाहिए था ये STP, ये वैल्यू होनी चाहिए थी 68.1। आप चेक करो एक बार जरा। एक बार चेक करिए मेरे समझ से, जहाँ पहले 68.1 लिखा है वहाँ लीटर STP लिखो, और जो 67.2 लिखा वो मिसप्रिंट है, उसको 68.1 करो। अब मेरी समझ से आएगा। 22.7 में 3 मल्टीप्लाई करो तो आंसर मैच करना चाहिए। यहाँ से इसका वॉल्यूम लिखेंगे एट STP, आ रहा है सर। 3 into 22.7 करेंगे तो ये वैल्यू तो 68.1। 68.1। उसमें 2 करेक्शन कर लीजिए, जहाँ 62.7 लिखा है वहाँ 68.1 कर लो, और जहाँ 68.1 लिखा है वहाँ STP कर दो। मिनिमम मोल्स ऑफ KClO3 3 कैसे हुए? अब अगर आप 4 मोल भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हमें कम से कम 4.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए ना। ज्यादा बन जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन तो तब भी होगी ना। अगर हम ऑक्सीजन के मोल बढ़ा भी देंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि
जो हमारे पास C3H6 है, अगर वो 1 मोल ही लोगे तो वाटर पूरा बनेगा ही नहीं, इतना ही बनेगा। समझ आया? अगर आप KClO3 का मास ज्यादा, मोल ज्यादा भी ले लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी, बट C3H6 अगर एक ही मोल हुआ तो कितनी भी ज्यादा ऑक्सीजन बने उसके आगे रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए मिनिमम मोल्स लिखा हुआ। ठीक है, आप मोल इससे ज्यादा भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कम नहीं ले सकते। इससे कम लोगे तो ऑक्सीजन कम बनेगी, ऑक्सीजन कम बनेगी तो वाटर 3 मोल नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आइए क्वेश्चन होम असाइनमेंट नंबर 13 में। 13 में बोलो कौन सा क्वेश्चन? थर्टीन में भी एक आंसर करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी कर लो। 13 में तो पहले से ही सी। इसमें तो सी है, आपके पास जो आंसर शीट है शायद उसमें सी नहीं है, इसका मतलब मैं सॉल्व नहीं करा है। होम असाइनमेंट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शायद बी दिया था, उसको सी कर लेना है। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा डाउट है आपको? सर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सॉल्व कर दीजिए, मेरा VO3 आ रहा है। सॉल्व कर दो सर मेरा VO आ रहा है। यस सर। इतना सारा जादू एक साथ। क्वेश्चन नंबर, मैंने आपसे बोला था देखो मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना होता है, अगर आप राउंड ऑफ गलत करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उसने बोला हुआ है 2.74 ग्राम मेटल ऑक्साइड है और इसमें 1.53 ग्राम मेटल है, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2.74 माइनस 1.53, ये कितना आ रहा है? 1.21 1.21 ग्राम। तो बस वैनेडियम इज टू ऑक्सीजन मोल रेशियो लिखना है आपको। कितना लिखेंगे? 1.53 by 51 is to 1.21 by 16। इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी एक नंबर से दूसरे में डिवाइड कर दो एग्जैक्टली। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं 1:1.25 by 16 into 51.1.53, ये सॉल्व करके बताइए एग्जैक्टली कितना आ रहा है, क्योंकि राउंड ऑफ अगर गलत कर दोगे तो आंसर एकदम गलत हो जाएगा। इसको आप जरा एक्यूरेट कैलकुलेट करिए। मेरी समझ से 1:2.5 आ रहा होगा। सर 2.52, हाँ 2.52 को राउंड ऑफ करके 2.5 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने थोड़ा भी गंदा अप्रोक्सीमेशन कर दिया, मतलब आपने 1.8 को 2 लिख दिया या 1.7 को 1.5 कर लिया, तो आंसर गलत हो ही जाना है। इसलिए केयरफुली सॉल्व करना होता है। तो ये 1:2.5 आ रहा है, दैट मींस इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 2:5। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। अगर आप दोनों जगह राउंड ऑफ कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा V2O5। अब देखो गलती क्या हो सकती है, जैसे आपका पहला वाला आंसर सपोज करो 1.2 आ रहा था और दूसरा वाला 0.98 आ रहा था, मैं दोनों को राउंड ऑफ करके 1 कर दिया, तो एक को इतना कम करा और एक को बढ़ाया तो एरर बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका सिंपल तरीका जो है वो यही है, मैंने आपको बताया ना, किसी एक को 1 बना के दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है ताकि आप एक ही जगह अप्रोक्सीमेट करो। अगर एक क्वेश्चन में आप 2-3 जगह अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो आपका परफेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा कभी भी। ठीक है, सर वेनेडियम ऑक्साइड फॉर्मूला सर V2O5 होता है सर, उस बेसिस पे नहीं कर सकते सर? नहीं, उस बेसिस पे नहीं कर सकते क्योंकि वेनेडियम के 5 ऑक्साइड होते हैं, VO, V2O3, V2O4, V2O5 सब बनते हैं। अब तुम एक ही जानते हो, ये तुम्हारी किस्मत है। सर ये रेशियो वाला फिर से बता दीजिए। रेशियो में मैंने आपको तरीका क्या सिखाया था? मैंने बोला था जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसमें दूसरी वैल्यू को डिवाइड करके सॉल्व करने की आदत डालो। देखो आप अगर अपने 9th वाले क्लास के पैटर्न को नहीं बदलोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। मैं आपको बार बार ये चीज सिखाता हूँ, आप कोई चीज जानते हो इसका ये मतलब थोड़ी ना वही जानते रहोगे, आप उससे आगे की भी चीज तो सीखोगे। तो आपने स्कूल लेवल पे सॉल्व कर रहे हो चलेगा आपका, मैंने बोला आपको सवाल नहीं गलत होगा क्योंकि वहां से सवाल ही नहीं पूछे जाते कि आपसे ऐसी एरर हो, वहां राउंड ऑफ करोगे तो भी सही आएगा। तो वहां क्या करते हो, दोनों डिविजन्स को अलग अलग सॉल्व करते हो, फिर राउंड ऑफ करके इंटीजर लिख के आंसर लिख देते हो। आपने दोनों वैल्यूज को 1 बना दिया होगा। अब जैसे 1.53 में अगर आपने 51 से डिवाइड किया होगा
तो आपकी वैल्यू 0.03 बन रही होगी, और दूसरी तरफ आप वैल्यू लिखोगे 1.21 लिखोगे और उसकी डिवाइड करके 16 से करोगे तो वैल्यू 0.07 बन रही होगी। अब 3:7 अगर ध्यान से देखोगे तो 3:7.5 बन रहा है। अब 3:7.5 को आप राउंड ऑफ कर ही नहीं रहे हो ठीक से। अब आपने क्या करा, अगर इसको राउंड ऑफ करने का 0.3 को 3 कर दिया और 0.75 को 7 कर दिया तो आर्बिट आंसर आएगा एकदम, या 7.5 को 6 कर दिया तब तो एकदम ही अब्सर्ड आंसर आएगा। बट अगर इसको आप 3:7.5 लिख लोगे तो एग्जैक्टली 2:5 आ जाएगा। सर हमने 1.53 को 51 से डिवाइड क्यों किया? मोल निकालना होता है ना, मोल रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मोल रेशियो निकालते हैं, तो मास है 1.53, एटॉमिक मास से डिवाइड करा। हाँ सर, ओके सर। भूल जा रहे हो जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन बता। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करा। 3 में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने उसमें भी राउंड ऑफ गलत करोगे तो उसका भी आंसर गलत हो जाएगा। और कोइंसिडेंटली क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का सवाल है, तो अगर स्कूल एग्जाम में सवाल आ गया तो श्योर शॉट गलत हो जाएगा। इसलिए राउंड ऑफ करने में बहुत ध्यान रखना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला में। आपको हमेशा कोशिश करनी है स्मॉलर वैल्यू से हायर वैल्यू में डिवाइड करके फिर राउंड ऑफ करो, तो एरर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें भी सेम कंडीशन है, आयरन है और ऑक्सीजन है। आयरन दिया है 69.9/56 ये मोल हुआ, और ये हुआ 30.1/16, ये आपका मोल रेशियो लिखा हमने। इसको सिंपलीफाई करना है, एक बार कितना आ रहा है बताइए। 1.24 हम लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने आपको तरीका बताया। इसको 1:30.1/16 into 56/69.9 सॉल्व करो। इसको राउंड ऑफ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। 1:2 बताइए कितना आ रहा है। मेरी समझ से 1.5 के आसपास आना चाहिए इस सॉल्व करके। 1.507 ऐसा कुछ। हाँ, 1.5 अप्रोक्सीमेट भी निकाल लो, क्योंकि आपको देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो इसलिए आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते कभी भी। इसलिए लेकिन अप्रोक्सीमेट भी जो निकालना है वो गंदा अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, मतलब ऐसा अप्रोक्सीमेट करना है जो चले। ये 1.5 के आसपास ही आएगा। अगर 2 प्लेस डेसिमल तक भी निकालोगे तो 1.50 समथिंग बनेगा। सर 1.47। हाँ, तो उसको 1.5 लिख सकते हैं। 1.47 को 1.5 लिखोगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2:3 बन जाएगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है 2:3 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा मिसप्लेन था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। उसमें स्टार्टिंग में 44 ग्राम ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 में जहाँ ग्राम लिखा है ना उससे पहले मास होना चाहिए था। सो मेक इट 44 ग्राम ऑफ सैंपल ऑन कंप्लीट कंबशन गैस, 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्दो इसके बिना भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था CO2 और वाटर के मोल का रेशियो निकाल लो तो आपको टेंटेटिव अप्रोक्सीमेशन कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक ओके। इसके बाद और कोई क्वेश्चन बताना है? फिफ्थ वाला। फिफ्थ में लिखा है कंपाउंड ऑफ। सर इस फोर्थ में क्या करेंगे, वो मोल से निकालने के बाद में? हाँ, इसमें आपने जो सैंपल दिया है उसका 44 ग्राम दिया हुआ है आपको। ये तो आप नीचे वाले किसी भी एक ऑप्शन के साथ सॉल्व करके देख लो अगर जल्दी करना है तो। अदरवाइज एक जनरल फॉर्मूला मान लो CHHYOZ। इसका अगर हमें जनरल, अगर आपको पूरा सॉल्व करना मैं कर देता हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा देखो। आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसको जनरल फॉर्मूला मान लो CHHYO कुछ फॉर्मूला है इसका, क्योंकि नीचे एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, x मोल ऑफ CO2 बनेगा, y/2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, और अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो आप। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा 2x + y/4। so 2x + y/2 - 1 3 ऑक्सीजन by 2 ये हो जाएगा। देखिए सर, बट हम लोगों को x की वैल्यू और y/2 की वैल्यू पता है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? कैसे पता है सर 88 ग्राम ऑफ CO2 है। तो अभी सॉल्व करेंगे ना, तो वो तो तब पता चलेगा ना। ये 88 दिया हुआ तो by 44 किया, ये 2 मोल आ गया। ये 36 दिया है, इसको by 18 करा तो ये भी 2 मोल आ गया।
तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पता चल गई। ठीक है, अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 44 ग्राम है हमारे पास ऑप्शन में, इसके मोल्स निकालने हैं आपको। तो अगर इसके मोल्स निकालेंगे तो ये आएगा 44/12x + y + 16। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कि जो रेशियो है ना हमारा वो है 1:2:2। तो अगर आप x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करेंगे, सॉरी y की जगह 4 पुट करेंगे, तो उससे आप देखो ऑक्सीजन का नंबर कितना आ रहा है, बिकॉज x:y:2:4 नॉट एग्जैक्टली इक्वल। तो आप x की जगह 2 और y की जगह 4 नहीं पुट कर सकते, आपको 2a और 4a पुट करना चाहिए एक्चुअली। समझ में आई बात? नहीं, वहां से सॉल्व करके a निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा मुझे। समझ आया प्रोसेस? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x की जगह 2a पुट कर दो और y की जगह 4a पुट कर दो। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल 1 बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप इसमें पुट करोगे तो ये 44 = 24a + 4a + 16। यहाँ से सॉल्व करोगे तो a = 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C2H4। ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो, बिकॉज x:y:2:4, वो वैल्यू 2 और 4 डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। ठीक है, इसका कौन सा फिफ्थ बताना है? है ना? उसके बाद आपने सीधे क्वेश्चन 10 पूछा है मेरे हिसाब से। 10 से पहले किसी को बताना है? फिफ्थ और सिक्स्थ में सब डाउट। फिफ्थ और सिक्स्थ? फिफ्थ बताना है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कंपाउंड हैज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो ऑफ 3:3:1 एटॉमिक रेशियो। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज दिस, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो डायरेक्ट पता चल गया। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जब मोल रेशियो गिवन है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C3H3O। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एक मोल का मास। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें यूनिटरी मेथड लगा लो। आपको दिया है सिंस 6.06 × 10⁻³ मोल का मास है 1 ग्राम, तो एक मोल का मास कितना आएगा? 1 / 6.06 × 10⁻³। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। बताओ सॉल्व होके कितना रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना आ रहा है अप्रॉक्स? 163.93। लगभग 165 के आसपास आ जाएगा। यहाँ से n निकाल लो, 165 बाय 24 16। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालो। 55। सॉरी, C3H3O का वेट निकालना है। 55। 55 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आ रहा है? 3 अप्रोक्सीमेट। 3 आ गया आपका। 3 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला हो जाएगा C9H9O3। ठीक, और कोई बताना है? 45 इसका 10th ना सीधे तो सिक्स्थ वाला तो सिक्स्थ में दिया है सर्टेन विटामिन exerts the from extracted from the plant source as carbon and hydrogen this mass ratio, the percentage of oxygen is nearly 7.3. The compound gave no test for nitrogen, sulfur and other element. What would be the empirical formula? तो सबका रेशियो लिखना है आपको सीधे सीधे। तो देखो उसने दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन का मास रेशियो दे रखा है और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है। तो
कार्बन इज टू हाइड्रोजन अगर मोल रेशियो लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8/12:1, यानी कि 2:3। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा C2H3OZ। ऑक्सीजन नहीं पता कितना है, अब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दो बस। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16Z/24 + 3 + 16Z × 100। ये वैल्यू अपने को 7.3 दे रखी है। यहाँ से Z निकालो सॉल्व करके। सर इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला वो लगाया है सर। नहीं, हमने फॉर्मूला मान लिया उसका, उसमें ऑक्सीजन है, पता नहीं ऑक्सीजन कितनी है। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो पता है 2:3 है डेफिनेटली। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 2:3 है तो फॉर्मूला C2H3 तो जरूर बनेगा। अब उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, वो C4H6 हो सकता है, C9 जो भी होगा रेशियो, लेकिन 2:3 आएगा हमेशा। बस ऑक्सीजन का नंबर चाहिए हमको, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। हाँ सर ओके। यहाँ से Z बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। 53 हाँ 53.2 Z यस सर। नहीं आएगा मेरी समझ से। Z 1 2 3 में से कुछ आना चाहिए। या तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, आपको सही नहीं बता रहे इसका मतलब। Z मेरे हिसाब से या तो 1/15 या 1/30 ऐसा कुछ आना चाहिए। सही से सॉल्व करो। 1/15 या 2/15 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर के हिसाब से तो 2/15 आना चाहिए। सर 0.08 समथिंग आ रही है सर कुछ। ये समस्या Z की वैल्यू आएगी 27 × 7.3 डिवाइडेड बाय 100 - 7.3 × 16। ये आना चाहिए इसका। ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है इसमें। सर 0.45 समथिंग आ रही है सर कुछ। मतलब काटने से सीधे सीधे 2/15 के आसपास नहीं बन रहा। पॉइंट 13 आ रही है। तो 1.16 और यहाँ से अप्रोक्सीमेट 1.2 समथिंग आ रहा है। 0.13 0.14 ऐसे ही आने चाहिए। आप सही बोल रहे हो। हाँ 0.13 समथिंग आ रही है सर। 1.32 आ रहा है। और मैंने आपसे बोला कि 2/15 देखो लगभग कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है। ठीक है, इसी को आप अप्रोक्सीमेटली 2/15 लिख सकते हो। देखो ऑप्शन भी तो है ना, उसी से तो लिखना है आपका आंसर। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये बना C2H3O 2/15। पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सर फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। C30 H45 O2 बन जाएगा। अब देखो आपको अगर समझ आ रहा हो तो। आप कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए। कार्बन इज टू हाइड्रोजन रेशियो डायरेक्ट गिवन था तो उसका मोल रेशियो 2:3 लगा दिया। Z का पता नहीं था तो हमने Z मान लिया उसको। Z सॉल्व किया,
नियरेस्ट वैल्यू 0.132 के आसपास आ रही है, उसको हम राउंड ऑफ करके 2/15 लिख लिया। 2/15 का ऑप्शन का आइडिया कैसे आया? ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में देखो 30, 45, 2 दे रखा है, तो जब तक 15 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो नंबर आएगा ही नहीं। इसका मतलब 0.132 को हमने चेक करा, 2/15 बन जा रहा है, मतलब सही है। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन नंबर ए और डी में से ही आंसर आना था, बी और सी तो 100% गलत है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 2:3 आना है, तो बी और सी में वो तो है ही नहीं, तो आंसर या तो ए आना था या डी आना था। ए और डी में आपको दिख रहा है या तो 2/15 आएगा या 1/15 आएगा, तो हमने चेक करा 0.132 इज क्लोज टू 2/15, उससे हमारा आंसर आ गया। सर 162 ये क्या था परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर? क्या बोला बेटा? 162 नहीं है वो, 16Z है, Z। 16Z। हाँ सर 16Z सर। सब पढ़ोगे तो तुम चल चुका है। और कैसे लिखे भाई बताओ, अभी ठीक है? यस सर। कोई बात नहीं। इसके बाद 10 सीधा और कोई 10 से पहले तो कोई नहीं बताना है। टेंथ क्वेश्चन में देखो लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग 5 ग्राम सल्फर 5 ग्राम ऑक्सीजन, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो जल्दी जल्दी करो। उसमें क्या मोल रेशियो लिखना है, सल्फर और ऑक्सीजन है 5/32 5/16, ये रेशियो हो गया मोल का। उसको सिंपलीफाई करोगे तो 1:2 आ गया, फॉर्मूला हो गया SO2। अगले वाले कार्बन लिखा हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 16/7% ऑफ कार्बन बाय मास, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लो इसी से। दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे तो कार्बन/2 हाइड्रोजन लिखना है, तो 600/7 है ये, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, ये 100/7 आ जाएगा। इसमें 12 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दो, ये मोल रेशियो हो गया आपके लिए। इसको सिंपलीफाई कर दो, ये भी 1:2 आ जाएगा। This ratio is also 1:2, फॉर्मूला हो गया CO2, सॉरी CH2 कार्बन हाइड्रोजन, फॉर्मूला बन गया CH2। तीसरे पार्ट में लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग 13/11% कार्बन 8/11% ऑक्सीजन, इसमें वही काम करो, कार्बन/2 ऑक्सीजन लिखो, 300/11 है, 800/11 है, इसमें 12 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो, ये आपका मोल रेशियो आ गया। इसको सिंपलीफाई करो, ये भी 1:2 आ जा रहा है शायद, CO2 हो गया। लास्ट पार्ट सॉल्व कर लो, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 11/7% हाइड्रोजन बाय मास, उसके बाकी दो हाइड्रोकार्बन दिए CH2 और C2H4, दोनों में मास परसेंटेज निकाल लो हाइड्रोजन का, तो PQ मैच कर देगा। ठीक है, रफू करा देंगे। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल के देख लो, पहले CH2 में निकालो, तो आएगा 2/12 + 2 × 100, ये 100/7% आ जा रहा है, फिर ये चीज CH2 में निकाल लो, PNQ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, दैट वाज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करना सिखाया था, अभी उसी में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपको देखो पहले एक दो केस सॉल्व करने हैं लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जैसे इक्वेशन है A + 2B + 3C गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, इसके हमारे पास 2 मोल है, इसके 5 मोल है और इसके लेट से 8 मोल है। आपको बताना है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट।
तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हो जो मैंने आपको सिखाया। A. तो उसमें सिंपली मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट करो 2/1, 5/2, 8/3। ये तो वैल्यू 2 हो गई, ये 2.5 हो गया। सर ए 8/3 करेंगे तो ये विथ 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है ना, 2.6 समथिंग। तो ये मिनिमम आ रहा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ आ गया प्रोसेस? तो आप लिमिटिंग एजेंट पहले क्विकली निकालना समझ गए। अब आप एक स्टैंडर्ड सवाल लिखो तो थोड़ा समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 96 gram of oxygen to form carbon monoxide. 12 gram of carbon reacts with 96 gram of oxygen to form carbon monoxide. Then find limiting reagent, how much excess reagent is present, amount and volume of CO at STP, how much limiting reagent must be added up further to consume excess reagent completely. And the last part, total amount of carbon monoxide formed after step D and its volume at STP. ये आपका क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक बार में लिखा। 12 gram of carbon reacts with 96 gram of oxygen to form carbon monoxide. Then find, first part is limiting reagent, second part how much excess reagent is present, third part amount and volume of carbon monoxide formed at STP, next part how much limiting reagent must be added up further to consume excess reagent completely, and the last part total amount of carbon monoxide formed after step D and its volume at STP. इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करा, इक्वेशन बैलेंस करके लिखी 2C + O2 = 2CO, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 96 ग्राम है, मोल्स निकाले पहले, तो 1 मोल 3 मोल आया। फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपने मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किया, तो कार्बन के 1/2 और हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 3 बन रहा है, तो C 1/2 मिनिमम है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन हो गया। तो अब अगर लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है तो इसका मतलब थोड़े टाइम बाद कार्बन 0 हो जाएगा। अब रिएक्शन के हिसाब से जब इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसका 2 मोल फॉर्म होगा। तो अगर हमारा कार्बन 0 हुआ तो उसका अगर 2 मोल रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, अभी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, 0.5, ये कितना बच गया, 2.5 मोल। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, 2 मोल कार्बन से 2 मोल CO बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल। अमाउंट ऑफ या एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस अमाउंट मतलब जो बच गया है, so excess amount of excess reagent मतलब जो बच रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, तो उसका 2.5 मोल है, 32 से मल्टीप्लाई करो 80 ग्राम, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन एक्सेस में है। इसके बाद CO का जो अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ CO फॉर्म्ड अगर लिखेंगे वो कितना हुआ हमारे पास, 1 × 28,
और वॉल्यूम निकालोगे एट एसटीपी, आ जाएगा 22.7 लीटर्स। पहले 3 पार्ट आपको सबको समझ में आने चाहिए। 1/28 क्यों होगा? 1 into 28 ओके ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब उसने पूछा है कि एक्सेस रिएजेंट को पूरा खत्म करने के लिए कितना लिमिटिंग रिएजेंट ऐड करें। तो अब आपके लिए नया सवाल हो गया, फिर से 2C + O2 से CO बनाना है और इसका आपके पास 2.5 मोल है। इसको आपको पूरा कंज्यूम करना है, तो उसके लिए हमें कितना कार्बन ऐड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर से देखो रिएक्शन 2:1:2 है। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कराना है तो कार्बन 2 मोल चाहिए, तो 2.5 रिएक्ट करना है तो कितना चाहिए, 5 मोल। So amount of carbon needed, कितना आ जाएगा, 5 into 12 यानी 60 ग्राम। तो अगर हम फर्दर 60 ग्राम कार्बन और ऐड करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीटली, मतलब दूसरा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 5 मोल और बन जाएगा। तो लास्ट पार्ट के लिए अगर हम अमाउंट ऑफ CO लिखेंगे, फाइव मोल पहले बाद में बना है और 1 मोल पहले बना हुआ था, तो टोटल 6 मोल हो गया। तो 6 into 28 ग्राम आंसर हो जाएगा। सर एक बार डी वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार पूरा नोट कर लो, फिर जो पार्ट नहीं समझ आएगा वो समझा दूंगा। तो ये 168 ग्राम बन गया और वॉल्यूम एट एसटीपी लिखोगे 160। तो 6 into 22.7 कर देंगे, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वन 36.2 लीटर्स आंसर। ठीक है, पॉइंट समझ आया? सर फिर से फोर्थ देखो एक बार, एक बार बता फिर से देखो एक बार। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 96 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो पहले हमने दोनों के मोल्स लिखे, 12 ग्राम 96 ग्राम के मोल लिखे 1 और 3। लिमिटिंग रिएजेंट आपने कार्बन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कार्बन अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन 0.5 मोल रिएक्ट करेगा और CO 1 मोल फॉर्म होगा। तो ऑक्सीजन लेफ्ट इज 2.5 मोल, CO फॉर्म्ड इज 1 मोल। तो उससे आपने ऑक्सीजन का अमाउंट निकाला 2.5 into 32 मींस 80 ग्राम, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुई उसका अमाउंट निकालेंगे तो वो 28 ग्राम आ गया और वॉल्यूम 22.7 लीटर आ गया। अब डी पार्ट में देखो पूछा गया है हाउ मच लिमिटिंग रिएजेंट मस्ट बी एडेड अप फर्दर टू कंज्यूम एक्सेस रिएजेंट कंप्लीटली। मतलब हम चाहते हैं कि जो 2.5 मोल ऑक्सीजन बचा हुआ है वो पूरा कंज्यूम हो जाए। तो अब इक्वेशन में देखो फिर से, अगर हमारे पास 2.5 मोल ऑक्सीजन है और उसे हमें पूरा कंज्यूम कराना है तो कितना कार्बन चाहिए होगा। तो रिएक्शन में क्या है, 2:1 रेशियो है। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम कराना है तो वी नीड कार्बन 2 मोल। तो अगर ऑक्सीजन का 2.5 मोल कंज्यूम कराना है तो वी नीड कार्बन हाउ मच, 5 मोल। तो 5 मोल कार्बन का मास कितना हुआ, 60 ग्राम। मतलब इस रिएक्शन में अगर हम फर्दर 60 ग्राम कार्बन और ऐड कर दें तो पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। अब अगर आपने 5 मोल कार्बन और ऐड किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्स्ट्रा कितना फॉर्म हुआ, 5 मोल। 1 मोल पहले ही बना था, 5 मोल और बन गया, तो टोटल कितना मोल बन गया, 6 मोल। 6 मोल का अमाउंट निकाल लो 168 ग्राम और 6 मोल का वॉल्यूम निकाल लो, तो दैट कम्स आउट टू 136.2 लीटर्स। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। और अब आपको एक होम असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।